आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सबको। इसी कड़ी में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसा कि आप सबको पता होगा, IEEE के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर DK पाल जी थे, जिनका अभी निधन हो गया है कुछ समय पहले। तो उनके निधन के बाद में हमारी संस्था का इलेक्शन हुआ और सर्वसम्मति से सबने निर्णय लिया कि एडवोकेट साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। खैर, एडवोकेट साहब इस पद के लिए सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मेरा काम ही है कि आप जहां भी बुलाएं वहां मैं खड़ा मिलूं आप लोगों को। पद से क्या लेना है, पद तो एक लिखने के लिए होता है, पद से कोई सैलरी नहीं मिलनी है, चाहे मेरा कोई पद हो या आपका कोई पद हो। यहाँ जो भी पद है सिर्फ लिखने के लिए जरूर है, लेकिन इसका कोई सैलरी यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलनी है। और एडवोकेट साहब कह रहे थे कि मैं आपका संरक्षक रहा हूं और रहूंगा, लेकिन ये पद किसी और को दिया जाए। लेकिन हमारी पूरी कमेटी ने, बहुत थे धुरंधर पूरी टीम में, किसी को भी बनाया जा सकता था। हो सकता है किसी के मन में लालसा रही भी हो कि मुझे बना दिया जाए, कह ना सका हो इस बात को, लेकिन सबने सर्वसम्मति से एडवोकेट साहब के लिए प्रस्ताव पास किया। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में संस्था के संरक्षक से लेके और अब अध्यक्ष पद पर आसीन एडवोकेट RN सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं। उनसे निवेदन करूंगा डाइस पे आए और अपने वक्तव्यों से सबका उत्साहवर्धन करें। डॉक्टर एडवोकेट RN सिंह जी। सबको मेरा नमस्कार। और मंच पे जितने विराजमान लोग हैं, जिसमें डॉक्टर कपिल सिंह जी, डॉक्टर BK सिंह जी, डॉक्टर रामसुमन पांडे साहब, AC त्रिपाठी साहब, BK त्रिपाठी साहब, डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, डॉक्टर SR पंडित जी, धुरिया साहब, डॉक्टर धुरिया साहब, सुरेंद्र कुमार सोनी साहब, सतीश कुमार जी जो ग्वालियर से आए हुए हैं, और जो भी हमारे मंच के नीचे भी जितने डॉक्टर हैं, सबको मैं स्वागत करता हूं। आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया गया, उसके बाद ये मेरा पहला प्रोग्राम है कि मैं आज किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेमिनार में मैं फर्स्ट टाइम एज ए प्रेसिडेंट आज हाजिर हूं। ऐसे तो मैं लगभग 50 सेमिनार अटेंड कर चुका हूं मैं, इंडिया ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे मिनिमम। और सबको मालूम है कि आज तक मैंने कभी भी 1 रुपया फ्लाइट चार्ज भी किसी से नहीं लेता हूं। मैं खुद के पैसे लगा के आता हूं और खुद के पैसे लगा के जाता हूं। इस बार जबरदस्ती हमारे डॉक्टर कपिल साहब ने रूम हमको बुक कर दिया, बाकी मैं रूम का भी भाड़ा खुद ही भर देता हूं, हमारा नेचर ऐसा। जी सर। अभी हमारा जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, पहले तो ये समझिए कि क्यों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आवश्यकता पड़ी है और क्यों इस पैथी को लाने के लिए मेरे दिल में कुछ आया होगा, क्यों हम आए इसमें। थोड़ा पहले संक्षिप्त में बता दूं मैं कि मैं एक बार डॉक्टर BK सिंह के यहाँ अहमदाबाद में उनकी क्लिनिक पे गया था। तो इन्होंने ऐसे बताया कि एक डॉक्टर हैं मोगा में, वो सेमिनार है, उसमें हमको जाना है, हम जा रहे हैं। हम कि भैया ये कैसा सेमिनार है? तो बोले हमारा इलेक्ट्रोपैथी एक अलग अल्टरनेट साइंस ऑफ मेडिसिन है। तो ठीक है भाई, जाके आए, बताए कि वो तो HIV भी ठीक कर रहे हैं।
सुना मैंने तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि HIV भी ठीक होता है, या मतलब उसको कम से कम नेगेटिव नहीं हुआ, फिर भी अच्छा से रह रहा है। तो बड़ा मैं प्रभावित हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर बीके से के यहाँ कभी आना जाना हुआ तो देखा मैंने कि कई सारे मेडिसिन मतलब इनके पास असरदार हैं। तो धीरे धीरे मेरे को उनसे लगा हुआ। तो मैं पहला सेमिनार बॉम्बे में अटेंड किया, तो वहाँ पे और लोगों से मिला और डॉक्टरों से मिला, तो थोड़ी मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। धीरे धीरे करके मैं इस लाइन में घुसता चला गया। मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि हम इस पैथी के लिए जो गरीबों के लिए बना है, एक्चुअली गरीब से गरीब लोगों को भी आप ठीक कर सकते हैं, और क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को भले ठीक करें या नहीं करें, लेकिन उसको कंट्रोल में अच्छा से रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सपोज किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज है तो वो दवाइयां खाता है एलोपैथी में और ठीक रहता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो है, उसके दूसरे ऑर्गन जो है वो सब डैमेज होते रहते हैं, और धीरे धीरे उनको पता लगता है कि बीपी आ गया, फिर उनको हार्ट अटैक आता है, और उनका कोई इम्पुटेशन होता है, जो भी होता है, तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। वो हमको एहसास हुआ कि इस पैथी में, क्योंकि प्लांट मेडिसिन है, तो देयर इज नो साइड इफेक्ट। वो सबसे बड़ी चीज है जो मुझे प्रभावित की है। और एक और बात बताता हूं सर, कि डॉक्टर बीके सिंह जी ने कहा, एक कोरोना काल में ही मैंने एलोपैथिक मेडिसिन लिया, नहीं तो 2015 से 2025 तक मैंने आज तक एलोपैथिक मेडिसिन लेना ही बंद कर दिया। सबसे पहले अपनी मेडिसिन पे अपना विश्वास होना चाहिए। और कुलदीप सिंह साहब को मैं इसलिए नहीं भूल पाता हूं कि उन्होंने एक ऑपरेशन कराया, तो ऑपरेशन कराने के बाद कोई तो एलोपैथिक का एंटीबायोटिक लेगा ना, उन्होंने C5 ये वो सब वही मेडिसिन लेकर के उन्होंने पूरी ठीक की, कभी उन्होंने एलोपैथिक का एक गोली नहीं खाया। तब वहां से मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, इसका असर बहुत ज्यादा है। अब रह गई बात कि जो एलोपैथी और इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, एलोपैथिक में आपको मालूम है कि वहां फार्मेसी का अलग डिपार्टमेंट है, जो रिसर्च करने वाले लोग अलग होते हैं और ट्रीटमेंट वाले लोग अलग होते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट है और MBBS MS जो भी है, और उधर रिसर्च एनिमल पे होता है, उन पे दवाइयां बनती है, केमिकल रिएक्शन होता है, ये होता है। तो वो लोग रिसर्च करते हैं और उतनी रिसर्च होती है कि वो A+B² का मतलब जो भी फॉर्मूला वही रहेगा। तो वो हमारे पैथी में थोड़ा संभव नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारा बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, क्योंकि हमारी मेडिसिन जो है प्लांट की मेडिसिन है। तो किसी को कोई प्लांट जल्दी सूट कर जाता है, किसी को जल्दी नहीं सूट करता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परामेंट ऑफ द पर्सन, कि भाई आप अगर कोई भी आप में से अच्छा डॉक्टर होगा तो वो जानते होंगे कि टेम्परामेंट सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पैथी में। जिस आदमी को अभी तक टेम्परामेंट समझ में नहीं आया, तो एक मान के चलिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत बढ़िया से वो नहीं समझ पाया। क्योंकि मैं तो कोई डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि टेम्परामेंट का जो, अगर आप टेम्परामेंट के बारे में जान गए तो मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत इजी होगा। दूसरा चीज है आपके पैथी में कि भाई आप नेगेटिव और पॉजिटिव, हमारे कुलदीप सिंह साहब बार बार बोलते थे हाइपो हाइपर ऐसा बोलते रहते थे कि भाई किसी में जब कम है तो उसको पॉजिटिव मेडिसिन दे दो, कोई चीज कम है तो बॉडी में, और कोई चीज ज्यादा है तो नेगेटिव मेडिसिन दे दो, तो यानी आपको डाइल्यूशन बढ़ा दो, यही बोलते थे वो साहब। आप लोग क्या करते हैं वो तो हमारे त्रिपाठी साहब आपको बता ही चुके हैं, पर इतना जान लीजिए कि बेसिक प्रिंसिपल जो है कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव का जो डाइल्यूशन है वो तो थोड़ा आपके माइंड में होना ही चाहिए। सिलेक्शन दवा आप जैसे बता रहे थे साहब, आज साहब ने बताया, ग्वालियर वाले साहब ने बताया, हमारे किडनी वाले साहब ने बताया, वो सो रहे हैं। देखिए क्या नाम है साहब का? हाँ, आपने बताया था ना कुछ किडनी का, बहुत बढ़िया से जोर जोर से चिल्लाए, खुद आप सो रहे हैं मैं सॉरी है। तो वो जो सिलेक्शन है आपने बताया, तो वो मेडिसिन में नेगेटिव पॉजिटिव आपने नहीं बताया, खाली आपने बताया मेडिसिन बताया, पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताया। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपको एक्सपीरियंस से खबर पड़ेगा कि कितना देना है, कितना देना है। और दूसरा एक और बात बता देता हूं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों का बोला हुआ है
क्योंकि मैं 50 सेमिनार अटेंड किया हूं। जो मेडिसिन 1 महीना चलाते हैं, सेम डाइल्यूशन वाली मेडिसिन अगला महीना नहीं चलेगा। याद रखिएगा इस बात को। मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों का बात सुन के बोल रहा हूं। आपको देखना पड़े कि फायदा नहीं कर रहा है तो आपका उसका डाइल्यूशन बदल दो, फिर आप देखो रिजल्ट। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, उसी मेडिसिन को वो एडजस्ट कर लेती है, उसको फिर उनको नॉर्मल हो जाता है। सो यू हैव टू चेंज द डाइल्यूशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नाउ वी आर कमिंग ऑन पॉइंट ऑफ द रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जब जंतर मंतर पे धरना दिया गया हमारे संस्था के द्वारा, और उसके बाद 18/2/2017, 18/2/2017, Interdepartmental Committee was constituted by Government of India, Ministry of Health and Welfare, Family Welfare. The committee started functioning, consisting several directors of Ayush department. Even some of the doctors were from Ayurveda, some of the doctors were from homeopathy, and some doctors were from allopathy also. So this committee demanded material from us. You supply whatever you are having. So at that point of time, 29 organizations had submitted their papers. And I remember in Supreme Court premises, we and Mr. Pandit and all persons sitting here, most of the persons sitting here, we were drafting. हम लोगों ने ड्राफ्टिंग की, 5 वॉल्यूम में बनाया पेपर को। उसमें हम लोगों ने लगाया था कि कितने आपके जब आए थे आपके पास पेशेंट तो उनकी क्या कंडीशन थी, उनके क्या मेडिकल रिपोर्ट थे, बाद में ट्रीटमेंट आपने दिया, उनका क्या मेडिकल रिपोर्ट आया, ये सारे डॉक्यूमेंट हमने लगाए। तो हमारी वॉल्यूम बन गई 3000 पेज की। हमारे जो IHRC की वॉल्यूम बनी 3000 पेज की। इतनी ज्यादा वॉल्यूम दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आया था। लेकिन जब मैटर चली, जब वहां गई बात, तो उन्होंने बोला मुझे भाई ये सॉरी ये अलग अलग नहीं चाहिए मुझे। कोई थ्योरी बोल रहा है, कोई थ्योरी बोल रहा है। वी डोंट वांट दैट सिस्टम, वी वांट वन कॉमन ज्वाइंट प्रपोजल एंड ज्वाइंट पेपर। देन ज्वाइंट प्रपोजल वाज सबमिटेड। तो ज्वाइंट प्रपोजल दिया गया। उसमें थोड़ा एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है पता है सर आप लोग को? जो आपका रिकॉग्निशन में बाधा किस बात की है? ईगो प्रॉब्लम है आपके यहां, ईगो प्रॉब्लम है। मैं पेपर जो दे रहा हूं मेरा ही सही है, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है अरे मेरा सही है। अरे भाई अपना गोल तो कॉमन है ना भाई, काहे का आपस में लड़ने का? अपने को अपना गोल पे जाओ ना भाई, कि हमको रिकॉग्निशन मांगते ना, तो वी शुड गो फॉर रिकॉग्निशन। तो वो बाद में समझ में आई जब IEDC ने बोला नहीं वी वांट ज्वाइंट प्रपोजल, तब ज्वाइंट प्रपोजल दिया गया। और ज्वाइंट प्रपोजल के बाद टोटल 7 मीटिंग हुई। क्यों कपिल जी? 7 मीटिंग हुई ना? 9 मीटिंग्स हुई। 9 मीटिंग्स हुई, 9 मीटिंग्स हो गई। उसके बाद IDC ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया गवर्नमेंट, ठीक है ना? अब बात यह है कि दिसंबर महीने में ये रिपोर्ट सबमिट हो गई। हम लोग सोच रहे थे कि 1 महीने में 2 महीने में आ जाएगा, लेकिन शायद गवर्नमेंट को अपनी परेशानियां हैं, क्योंकि अभी इतनी गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है, तो उनके पास टाइम नहीं है इसको डिसीजन करने के लिए। तो हम देख रहे हैं 1 महीना और देखेंगे, और हम दूसरे जितने ज्वाइंट प्रपोजल के जितने भी डॉक्टर एसोसिएशन है उनसे हम बात करेंगे कि भाई अब क्या करना है। पर मेरी ऐसी राय है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और हमें एक पिटीशन करना चाहिए कि भाई IDC ने तो अपना काम कर दिया है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़े कि अब इसको रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है, और नहीं करना है तो बताओ, करना है तो बताओ। तो एटलीस्ट देयर शुड बी सम डिसीजन। यू कांट टेक द पेपर्स एंड सिट आइडल ऑन इट, दैट इज नॉट प्रॉपर। तो इस पे हम सीरियसली सोच रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज देखिए, कोई हम फिर वही बात, मैं ईगो में नहीं आना चाहता हूं कि नहीं चलो मैं तो लॉयर हूं मैं कर दूं, ऐसा नहीं। आई वॉन्ट कंसेंसस, लोगों का सम्मति लेके सबका एक दूसरे से प्यार से। और मेरे नाम पे मैं ऐसा मानता हूं कि मैं अगर बोलूंगा तो दूसरे सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले भी बोलेंगे। सिंह साहब अगर बोल रहे हैं तो संस्था के मतलब पैथी के हित के लिए बोल रहे होंगे, तो मुझे विश्वास है कि सब लोग साथ में हमारे खड़े होंगे। क्योंकि मैं कोई गैरबाजी बात करता नहीं, मैं कभी अननेसेसरी पिटीशन लगाया नहीं।
तो मैं अभी लगाना इसलिए चाहता हूं कि अब जरूरत है, अब उसका रिक्वायरमेंट आ गया है, क्योंकि आप लोगों ने जितना काम करना है किया है, लेकिन अब रिक्वायरमेंट है। अब एक बात आपको बोलता हूं, मान लिया जाए गवर्नमेंट पॉजिटिव करते तब तो बहुत बहुत धन्यवाद, हरी हरी बोलते ना अपन, बहुत अच्छी बात। अगर नेगेटिव किया तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है? तो हमारे पास उसका भी रेमेडी है। उसकी रेमेडी ये है कि जो हमें चाहिए, पेशेंट की पूरी डिटेल, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख चाहिए। सुप्रीम कोर्ट न्याय देती है, आपको मालूम है, भले आपको लगता हो कि न्याय नहीं देती है, ऐसे पॉलिटिकल में लगता है न्याय मिलता है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, न्याय मिलता है। तो न्याय में हम अगर मटेरियल रखेंगे, हम बढ़िया बढ़िया चीज उनके पास रखेंगे कि भाई कैंसर, सपोज करिए हमारे पांडे साहब ने बोला कि कैंसर गारंटी कोई ठीक नहीं करता, मान लिया जाए कि भाई कैंसर ठीक नहीं, लेकिन उसमें हम आदमी सरवाइव कर रहा है 10 साल से 15 साल से, तो वो जैसे एलोपैथिक में लोग डायबिटीज मेंटेन कर रहे हैं, यहां लोग दवाइयां खा के कैंसर में जी रहे हैं, तो वो तो हो ही सकता है ना। तो हम चाहेंगे कि हम वो चीज पूरा तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पूरा देना इसलिए नहीं पॉसिबल है कि वो लोग क्या करेंगे, फिर उसकी बॉडी का पूरा एग्जामिन करेंगे, प्रॉब्लम वहां है। आपको लगता है ना कि कैंसर इसमें नहीं है, अगर उसकी पूरी सेल एग्जामिन करेंगे फिर सारा कुछ निकल जाएगा, तो क्योंकि वो तो फिर थॉरोली जाएंगे ना उसमें। तो देयरफॉर वी डोंट वांट टू गो इन कंट्रोवर्सी। हम यही चाहेंगे कि भाई आप ले लो, आप हमारे को दे दो 10 रोगी, हम सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि आप मुझे 10% दिलवा दो साहब, आप इसी में जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहीं पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें से 10% दे दो, हम उनको अलग से ट्रीटमेंट दे देंगे, आप वहीं पे इलाज करते रहो, मेरा ट्रीटमेंट और ऐड कर देते हैं, और देखिए चमत्कार होगा, ऐसा मेरे विश्वास है। क्योंकि मैंने कोरोना में खुद देखा है कि जब मेरे को बोला गया सर मैं कोरोना, देखिए ये जो बताया ना, सच में कुछ ऐसा ही था। मैं 3 महीना पहले करीब 15 दिन तो वेंटिलेटर पे था, 3 महीना ऑक्सीजन पे था मैं, तो मैं तो सोचा था कि अब तो जाना ही जाना है, इट्स ओके, लाइफ है, डेथ तो है ही है ना, कोई जीने के लिए तो आया नहीं, लास्ट में तो मरना ही है। लेकिन फिर मैंने धीरे से, एक डॉक्टर संगीता है, चेन्नई के पास शिवकाशी की है, उसको मैंने फोन किया कि यार कुछ करो, तो उसने वहां से कुछ मेडिसिन भेजा। फिर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनसे भी बोला, तो उन्होंने मेडिसिन, दोनों मेडिसिन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रह करके, सॉरी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में रह के, जहां पे एलोपैथिक पूरा था, वहां मैं चुपके से खाता था, क्योंकि दे वोंट अलाउ यू, वो लोग अलाउ नहीं करेंगे आप, तो मैं चुपके से खाता था और मैं बच गया साहब, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले तो आपको अपनी, तब से मैं आपकी दवा पे इतनी ज्यादा विश्वास है मुझे कि मुझे अब डर ही नहीं लगता मरने का, क्योंकि मुझे मालूम है ये खाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। शायद आपको अभी तक इतना विश्वास नहीं होगा जितना मुझे है, क्योंकि मैं तो रोज गिन रहा था, मेरे सामने आते थे, मैंने अपने सामने 46 डेड बॉडी देखा है, आते थे, भर्ती होते थे, 3 दिन में चले जाते थे, हम वहीं के वहीं पड़े रहते थे। बड़ा आश्चर्य होता था मुझे कि साला आज जो है ये आदमी मर गया। एक लड़का आया 25 साल का, मैं ऐसे लेटा था, अंकल अंकल आप कैसे हो, उनके बेटा ठीक है, सुधर रहे, अंकल हमको कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा है, ऐसे आया, ठीक है चलो भाई। साला नेक्स्ट डे सुबह देखा तो उसकी डेड बॉडी जा रही है। अरे बापा सर, ये तभी मैं समझा इलेक्ट्रोपैथी की पावर को, मैं ये बताना चाहता हूं। इसलिए आप अपने पैथी पे गर्व कीजिए, और आपके पैथी के साथ हम खड़े हैं, आपके लिए दिन रात जहां भी बोलेंगे, जहां हमको जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे। एक ही तकलीफ है हमारे को, बार बार मैं सबको बोलता हूं कि भैया कब तक आप बैसाखी पे चलोगे, एलोपैथिक दवाइयां कब तक यूज करोगे, आप छोड़ दो सर, छोड़ दो सर। वो देखिए एक डॉक्टर साहब है, क्या नाम उनका, आपके हैं धुरिया साहब ना, इन्होंने बड़ा रिसर्च किया, बताया मुझे आज कि साहब मैंने 2 करोड़ रुपया का लेबोरेटरी स्टेब्लिश किया है, ये किया है। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि भाई चलो भाई यंग लड़का इतना मतलब कर रहा है। तो हमारा ये कहना है कि आप अब आगे बढ़ो,
हिम्मत करो। ये पैथी कभी ऐसा मत सोचेगा कि रिकॉग्नाइज नहीं होगा। बता रहा हूं क्यों, आपको लीगल समझा देता हूं। राजस्थान सरकार ने रिकॉग्नाइज कर दिया, इसका मतलब पैथी तो लीगल हो गई, भले इंडिया में नहीं हुई लेकिन एक स्टेट में तो लीगल हो गई। अब क्या एक चीज एक स्टेट में इंडिया के लीगल है तो क्या दूसरे स्टेट में उसको इलीगल कह देंगे आप? नहीं हो सकता ना। तो आप लिख लो आज को लीगल होना है और हो के रहेगा। आप समझ गए मेरी बात? पॉइंट समझ लीजिए, टेक्निकल पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, बड़ा इश्यू एकदम लग रहा है लोगों को कि आईडीसी लोगों की हम घुमा देंगे। क्या घुमा दोगे भाई? तुम्हारे ही आदमी, कुछ डायरेक्टर जो आईडीसी में थे वो उसके भी मेंबर थे जब राजस्थान गवर्नमेंट में जब इलेक्ट्रोपैथी रिकॉग्नाइज हो रही थी। तो अभी क्या करोगे? ये सब डाटा जब हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी नहीं कि भाई ये क्या नाटक है, एक बाजू तुम ऐसा बोलते एक बाजू ऐसे बोलते। लेकिन अभी कन्फ्लिक्ट में नहीं जाके हम लोग प्यार से चल रहे हैं। अगर कन्फ्लिक्ट आएगा तो ये इशू हाई सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा इशू रहेगा और आप कभी हारेंगे नहीं सर। एक और फिर से एक रिक्वेस्ट है, एलोपैथिक छोड़िए सर और इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे पूरी तरह से आ जाइए। और उसके लिए आपको जरूरत पड़े तो चाहे अर्जुन सिंह की सेवा लीजिए, चाहे त्रिपाठी साहब की सेवा लीजिए, चाहे जो भी। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर सकता, उसका कारण है कि मैं किसी को प्रमोट करूं तो गलत बात। लेकिन आपके नियरेस्ट जो हैं उनकी सेवा लीजिए, या आपको लगे इंडिया में कि नहीं अर्जुन सिंह से भी कोई सुपीरियर कोई बहुत बढ़िया दवाई बनाता है, उसकी सेवा लीजिए। प्रॉब्लम एक ही चीज का है कि जो हम दवाई खरीदते हैं उसकी विश्वसनीयता बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई हम जहां से ले रहे हैं दवाई वो सच में S1 है, ये मेन पॉइंट है। आप अभी बोले किडनी वाले भाई साहब कि आप S6 C17 या S2 जो ले लो, जो भी लेना है ले लो, लेकिन अब S6 वो है कि नहीं है वो कौन बताएगा भाई? वो तो जो बनाने वाले कोई पता ना। तो जो बनाने वाला है कभी कभी उनके क्लिनिक विजिट भी तो करो आप कि भाई हाँ वो सच में बन रहा है। क्या कहना है आपको? ये अच्छा लग रहा है ना पॉइंट? जिससे आप दवाई खरीदते हैं ना, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको एक बार तो साल में कभी 2 बार भी एक बार जाके देखो तो कैसे कि साहब मैंने कई बार सॉरी हिंदी गुजराती में बोल दिया कि मुझे कोई इतराज नहीं है कि आप कैसे बना मतलब क्या बना रहे हो, लेकिन एक बार दिखा तो दो कि कैसे बनता है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए और आपको वो कॉन्फिडेंस आपके पेशेंट में रंग लाएगा। और हमारे पास एक दुख का चीज है कि हमारे पाल साहब नहीं रहे, हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट जो थे, और आज हमारे जो संरक्षक हैं LK चौहान साहब, वो बीमार थे, उनकी टिकट बुक थी पर वो नहीं आ सके। वो भी बड़े प्रेमी हैं हमारे स्पैथी के, रिटायर्ड IRS ऑफिसर हैं, बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में। और दूसरे की एक KD तिवारी साहब है जिनकी परिश्रम और कपिल सिंह जी के परिश्रम जरा भी हम लोग उसको बोले तो कम पड़ेगा। जितनी मीटिंग हुई IDC की, चाहे जो भी मीटिंग हुई, ये दोनों हर हमेशा तैयार रहते हैं। और इसलिए कपिल सिंह के नाम पे और KD तिवारी जो नहीं है उनके नाम पे सर 30 सेकंड तालियां बजाइए, 30 सेकंड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है ना बिहाइंड कर्टेन है, मतलब पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा है। जो लिखने पढ़ने की तो बात ठीक, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, और हमारे कपिल सिंह में एक स्टाइल भी है, जो ज्यादा बकवास करे उसको डंडा भी दिखाते हैं, आपको मालूम होगा ये बात। मुझे बहुत गर्व है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में आज हमको इन लोगों ने अध्यक्ष बनाया। तो मेरी इतनी ड्यूटी बढ़ी हुई है, मैं सोच रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कैसे करूं, क्या करूं स्पैथी के लिए कि जो एक हिस्टोरिकल हो जाए, और उसमें मैं अग्रसर हूं। आप हो सकता है सबके सहमति अगर बन जाए तो मैं जून महीने में मैं एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा सकता हूं, ये अभी से बता रहा हूं। लेकिन सम्मति के बगैर नहीं, अकेला चलो वाला राग नहीं चलना चाहिए। आपको समझ में आ रही बात? समझिए। और हमारे पंडित साहब जो हैं, एक किडनी का प्रॉब्लम हुआ,
ये सब हुआ, उसके बाद भी अभी ज़्यादा 2 घंटा से बैठ नहीं सकते, इसलिए कई बार उतर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बैठे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और हमारे कपिल सिंह के कहने पे आज आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। और सोनी साहब हमारे जो है संस्था के बहुत अग्रणी आदमी हैं हमारे। अच्छा, एक बात बोलना भूल गया सर मैं आपको, कि मध्य प्रदेश में अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा डॉक्टर कहीं संस्था में जुड़े हैं तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। कितने डॉक्टर होंगे सर? ताली मारिए सर जरा सा। तो हम आरएस रामसुमन पांडे जी को एक्चुअली इतना मतलब क्रेडिट देता हूं हमारे संस्था के लिए। इतना इन्होंने काम किया, इतना काम किया इन्होंने, जब भी जरूरत पड़ी, जहां भी जरूरत पड़ी, और अगर जरूरत पड़ी, ऐसे तो कोई आंदोलन की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सबसे ज्यादा आदमी लाने वाले हमारे पांडे साहब ही होंगे। और उनके सहकार के लिए सोनी साहब हैं, जो क्या नाम है पूरा सर? प्रदेश अध्यक्ष है ना, सदस्य सचिव हैं सोनी साहब हैं, दैट इज क्या नाम उनका पूरा? शैलेंद्र सोनी जी। शैलेंद्र सोनी जी ये हमारे फेमस मतलब कि रहे हैं, आज तक कोई सेमिनार हार्डली कोई होगा जिसमें नहीं आए होंगे। और उनका जो मुझे नशा मुक्ति वाला जो दिखाए आज, वो बहुत बढ़िया था। और साथ में उन्होंने ओ ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। और लास्ट में जो डॉक्टर साहब है उनका, आपका नाम क्या है सर? लखनऊ से। लीजिए, आपके बाजू के हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जो सबसे होनहार डॉक्टर अभी आ रहे हैं, डॉक्टर धूरिया साहब हैं, जिन्होंने रिसर्च में बड़ा काम किया, बहुत काम किया है। तो ये सब के बाद में ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, आपका वितरण है, लेकिन इतना मैं वादा करके जाता हूं कि मैं आपके लिए खड़ा हूं और जीते जी आपके लिए खड़ा रहूंगा और पैथी के लिए काम करता रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, सम्मानित एडवोकेट आर्यन सिंह साहब का, जो आपने हम सबका हौसला बढ़ाया और नई उम्मीद की किरण जगाई।